विधानसभा चुनावों के लिए सपा सरकार ने चला लुभावना कार्ड। लैपटॉप टैबलेट ने लगाई थी 2012 में नैया पार। क्या पेंशन बचा पाएगी 2017 में ताज? बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप और टैबलेट योजना और भी योजना बहुत, लेकिन कुछ परवान चढ़ी और कुछ बीच रास्ते में ही दम तोड़ गई। अब ये भी कहना गलत नहीं होगा कि 2012 में इन्हीं योजनाओं के फलसफे पर मिला था सत्ता का फल। अब जब समाजवादी पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है तो सियासत भी शुरू हो गई है। विरोधी कह रहे हैं कि ये तो सरकार का शिगुफा है। विधानसभा चुनावों के लिए सपा सरकार ने चला लुभावना कार्ड। लैपटॉप टैबलेट ने लगाई थी 2012 में नैया पार। क्या पेंशन बचा पाएगी 2017 में ताज? दरअसल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महत्वाकांक्षी समाजवादी पेंशन योजना का शुभारंभ किया, जिसके बाद पिछली योजनाओं के हश्र को लेकर भी सवाल उठे। लेकिन जो सवाल शोर कर रहा है वो ये कि क्या सारी योजनाओं के बाद पेंशन योजना बचा पाएगी 2017 में ताज? 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भले ही वक्त हो, लेकिन माहौल तो अभी से बदलने लगा है यूपी का। राजनीतिक दलों की चाल ढाल के साथ साथ उनकी गतिमति का मिजाज भी बदलने लगा है। याद कीजिए 2012 के चुनावों का वो वक्त जब अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा ने सत्ता का स्वाद चखा था, वो भी टैबलेट और लैपटॉप के लॉलीपॉप से। बिसात बेरोजगारी भत्ते की भी बिछी थी। वो बात अलग है कि हश्र हलकान कर गया। अब 2017 की आहट हुई तो भविष्य की संभावनाओं के साथ भव्य समारोह में सपा ने समाजवादी पेंशन योजना का शुभारंभ कर दिया। चलिए अब जरा इस पेंशन योजना के एक एक पहलू से आपका तारुफ करा देते हैं। समाजवादी पेंशन योजना से करीब 40 लाख गरीब परिवार होंगे लाभान्वित। 18 साल से ज्यादा उम्र के जरूरतमंदों को पेंशन के रूप में मिलेंगे 500 रुपए। पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के 22 लाख 10 लाख अल्पसंख्यक 18 SC ST को लाभ मिलेगा। योजना में शामिल होने वाले परिवार के मुखिया को मिली है जिम्मेदारी। परिवार में महिला मुखिया को बनाया जाएगा लाभार्थी। मुख्यमंत्री खुद करेंगे योजना की मॉनिटरिंग। अब इसे 2017 के सत्ता संघर्ष की तैयारियां कहें या अखिलेश यादव की अति महत्वाकांक्षी योजना, महत्वाकांक्षाएं तो सभी की है कि कांग्रेस की माने तो ये सत्ता संघर्ष की सियासत है जहां बड़े बड़े चाणक्य हैं। योजनाएं तो पहले भी चली थी, लेकिन लड़खड़ा क्यों जाती है? जो हश्र टैबलेट और लैपटॉप का हुआ, जो हश्र बेरोजगारी भत्ते का हुआ, जो हश्र किसानों की कर्ज माफी का हुआ, लगता है कि वही हश्र कहीं समाजवादी ये पेंशन योजना की न हो जाए। बदलते मौसम के मिजाज के साथ उत्तर प्रदेश का सियासी मिजाज भी बदल रहा है। अब बदले माहौल में बीजेपी वाले भला कैसे पीछे रहते? पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने चले थे, शिगुफे ही चलाकर छोड़ दिए। समाजवादी पार्टी की सरकार 2.5 साल पहले जब आई थी तो शगुफे के ही आधार पर आई थी। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले थे तो उन्होंने कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे, सबको सुरक्षा देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे और उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव का ये वादा रह गया और पुनः समाजवादी पेंशन योजना की जो योजना है इनकी, निश्चित रूप से समाज को ये भ्रमित कर रहे हैं। किसी भी योजना को चला नहीं सकते। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि 2017 में सूबा सियासी संग्राम का अखाड़ा बनेगा। बीजेपी जहां लहर पर सवार होकर सत्ता का स्वाद चखने की फिराक में है, वहीं बहन जी की फिक्र खोई हुई सत्ता को पाने की है। इन सब के बीच सवाल ये, 2012 में बेरोजगारी भत्ते की बिसात पर टैबलेट और लैपटॉप के लॉलीपॉप से सत्ता पाने वाली सपा क्या पेंशन प्लान से 2017 का ताज भी अपने सिर पर सजा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। जी हां, तो एक और महत्वाकांक्षी योजना जिसकी आज शुरुआत हुई है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये 2017 का ताज बचा पाएगी? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भाजपा के नेता रुमाना सिद्दीकी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस के नेता ओंकार नाथ सिंह हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन साहब और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुमाना जी, एक और महत्वाकांक्षी योजना
जिसकी शुरुआत आज हो गई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या कहीं पिछली योजनाओं की तरह तो इसका हश्र नहीं होगा, और क्या 2017 की बिसात पर यह पेंशन कार्ड चला गया है? ये देखिए कि जब इनकी पहले की योजनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई जी, जब उन्होंने लैपटॉप दिए तो पूरे नहीं दिए, टैबलेट्स बांटे वो पूरे नहीं दिए, 30,000 जो है रुपए देने की बात हुई लड़कियों को, कन्याधन वो नहीं दिया गया पूरा, वजीफे देने की बात हुई वो नहीं पता इनका। ये इस तरह का जो ये नया शकूफा ये लोग छोड़ते हैं, इससे इनको कोई भला नहीं होगा। इनका ये जो चाल इन्होंने चली है पेंशन के लिए, उसमें इन्होंने 500 रुपया एक आम आदमी के लिए आज की तारीख में 500 रुपया होता क्या है? 500 रुपया से वो क्या उसको पेंशन मिलके वो आगे क्या करेगा? उसमें उन्होंने इतनी शर्तें रख दी हैं कि जब एक कोई गरीब व्यक्ति उस पेंशन को लेने जाएगा उसको कितनी शर्तों से गुजरना पड़ेगा। उन शर्तों को गुजरते गुजरते तो वो अल्टीमेटली लास्ट में ये होएगा कि उसको वो 500 रुपया तो नहीं मिलेगा, बल्कि वो थक हार के घर के अंदर बैठ जाएगा। तो ये एक तरह से खाली अपने वोट बैंक बनाने के लिए लोगों को एक तरह से सुहाना लुभावना वो दे रहे हैं कि किसी तरह वो लुभा ले लोगों को। अब आज की जनता धीरे धीरे समाजवादी पार्टी का ये हाल देखते हुए वो समझ चुकी है, ना वो इनके प्रलोभन में आने वाली है, ना इनको आगे जो है विधानसभा में उतना वोट मिलने वाला है। इनकी सत्ता इस बार ना आएगी। जी ओंकारनाथ जी, दावे तो बहुत किए जा रहे हैं पेंशन योजना के जरिए कि इतने लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन सवाल ये है कि कहीं पिछली योजनाओं की तरह बीच रास्ते में ही तो ये योजना बंद नहीं हो जाएगी, और क्या ये चुनावी शगुफा है जो सरकार की तरफ से चला गया है? देखिए, योजनाएं जो होती हैं अगर उसको कायदे से अध्ययन किया जाए और तब लागू किया जाए और बजट के साथ पेश करके लागू किया जाए तो उसमें कुछ दम होता है। ये आकस्मिक निधि से जो योजनाएं बनाई जाती हैं और आनन फानन में बनाई जाती हैं, उसका कोई लाभ किसी को मिलने वाला नहीं होता है। ये सरकार अपनी संतुष्टि के लिए भले ही कर ले, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। दूसरे, इस योजना का जो नाम दिया गया समाजवादी पेंशन योजना, ये समाजवादी पेंशन योजना अपने में बता रही है कि ये बहुत दिन आगे नहीं चलने वाली है। कारण, जब भी किसी पार्टी के नाम से कोई योजना चलती है, योजना तो जो आप लागू करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लागू करते हैं कि ये चलती रहेगी, लोगों को फायदा होता रहेगा। तो जब दूसरी सत्ता कभी आती है तो वो उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है और अपनी नई योजनाओं को लगाने की कोशिश करती। अगर इसी योजना का नाम ये किसी समाजवादी नेता के नाम पर करते, चाहे राम मनोहर लोहिया योजना कर देते, चाहे आचार्य नरेंद्र देव योजना कर देते, चाहे जयप्रकाश नारायण योजना कर देते, चाहे जिस पार्क में कर रहे थे जनेश्वर मिश्रा जी के उनके नाम से ही ये योजना कर देते, तो शायद इस योजना का स्वरूप कुछ दूसरा बदलता। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस योजना में जो इन्होंने किया है, ये विकास की निधि को दरकिनार करके इन्होंने योजना लागू की। अगर इस योजना के बजाय कुछ विकास करते तो प्रदेश का विकास होता। इसीलिए उत्तर प्रदेश देखिए, जब भी ये प्लानिंग कमीशन में जाते हैं तो हमेशा पिछड़ा हुआ रहता है, क्योंकि ये पैसा किसी चीज का लाते हैं और लगाते कहीं पर है। इसलिए न तो विकास कर पाते हैं, न योजना का लाभ किसी को दे पाते हैं, और हश्र वही होता है जैसे कि टैबलेट का हुआ, जैसे लैपटॉप का हुआ। ये एक बहुत गंभीर विषय है, और इस तरह से जो भी सरकार इस तरह का काम करती है वो बहुत ही चिंतनीय है और उसकी निंदा की जानी चाहिए। जैन साहब, एक तो 2.5 साल से ज्यादा की सरकार हो चुकी है, तब आप ये योजना लेकर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये योजना अंजाम तक पहुंच पाएगी, और क्या 2017 का ताज बचा पाएगी पेंशन योजना? देखिए गायत्री जी, कि अगर योजना की बात हो रही है कि 2.5 साल गुजर जाने के बाद योजना शुरू हो रही है जी, तो इसके पहले कई योजनाएं समाज को, जनता को लाभान्वित करने के लिए तमाम सारी योजनाएं चलाई गई। अभी भी तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं और तमाम सारे प्रोजेक्ट लगातार बनते हैं, और इस पे काम किया गया। देखा गया कि इससे जो लोग गैर पढ़े लिखे हैं, जो एक बेरोजगारी भत्ता में रखा गया था, वो कम से कम ग्रेजुएट हों, तो इसमें जो लोग ग्रेजुएट नहीं थे, जिन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था, उन लोगों को भी सरकार लाभ पहुंचाने के लिए इस नई योजना की सरकार ने शुरुआत की। और सरकार ने जो इस योजना की शुरुआत की, इसका उद्देश्य कोई वोट बैंक नहीं है। अगर केवल वोट के लिए होता तो तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं,
आप देखिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया, उसमें तमाम लोगों को तमाम जगहों पे लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है और वो अपने अपने क्षेत्रों में परिपक्व होकर के नए नए रोजगार को चुन रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम सारी योजनाएं हैं, केवल एक यही समाजवादी पेंशन योजना नहीं है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे जनता को सीधे फायदा पहुंच रहा है। तो इसको सिर्फ वोट की राजनीति से नहीं देखना चाहिए। लेकिन कई योजनाएं बीच रास्ते में ही बंद हो गई। जैन साहब, आपके पास वापस लौटेंगे आपके पास। अमिताभ जी, सवाल वही उठ रहा है कि जो कई पिछली योजनाएं हमें देखने को मिली थी वो बीच रास्ते में ही बंद हो गई थी। अब इससे कितना फायदा होगा और क्या ये अंजाम तक पहुंच पाएगी, इसको लेकर सवाल बना हुआ है। देखिए, दो बातें मेरी समझ में आती हैं जी। अच्छी योजना ड्राफ्ट करना हर सरकार को आता है, ये कोई बहुत नई बात नहीं है। अधिकारी कोई ना कोई नया पन लिए हुए योजनाएं क्रिएट कर ही लेते हैं, लेकिन सारा कुछ उससे जो राजनीतिक लाभ है वो, या जनता को जो लाभ मिलना है वो इस कसौटी पर निर्भर करता है जैन साहब कि वो योजनाएं जमीन पर कितनी ईमानदारी से उतर पाई। यानी मसला केवल मुख्यमंत्री का नहीं, चीफ सेक्रेटरी का नहीं, मसला पटवारी का भी होता है, मसला लेखपाल की ईमानदारी का भी होता है, मसला ट्रेजरी के बाबू का भी होता है। एक तो ये चीज है। दूसरी बात जो ओंकारनाथ जी ने कही वो महत्वपूर्ण बात है। कई बार नारों के शोर में हकीकत गुम हो जाती है। नारे इतनी जोर होते हैं कि हकीकत गुम हो जाती है, लेकिन कोई भी चीज धरातल पर चल ही नहीं सकती बिना हकीकत के। इस बात से तो जैन साहब भी इनकार नहीं कर सकते और कोई भी नहीं कर सकता। अब हकीकत क्या होती है? हकीकत होती है कि उसके लिए मुकम्मल फंड एलोकेशन हो। कंटिंजेंसी फंड से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है, फिर वो चलती नहीं चीज, क्योंकि अगले साल पैसा नहीं होता उसके पास। ये बड़ा सवाल है। अगर बड़ा जलसा करना है, 1000 आदमी का भोज किया है, तो भैया पहले चावल, दाल, आटा, गेहूं, घी, चीनी ये तो जुटा के रखो। जब आदमी आ जाएगा तब कहां क्या करेंगे? वैसे ही सरकारी योजनाएं। और एक बात मैं यहां और कहूं, ये योजना भी ठीक है, चलिए गरीब लोग आदमी को जितना लाभ मिल जाए उतना ही ठीक है, मैं तो सिद्धांततः ये मानता हूं। लेकिन एक सवाल है जैन साहब, जब 12 में मैनिफेस्टो जारी किया आपने, तो आपने कहा 10वें पास बच्चों को टैबलेट देंगे। आपने 2.5 बरस में एक टैबलेट नहीं बांटा, नॉट इवन ए सिंगल टैबलेट, एक भी टैबलेट नहीं। इसको मैं क्या मानूं? अधिकारियों की गलती मानूं? आपकी वादा खिलाफी मानूं? क्या मानूं? मुझसे पूछते हैं बच्चे कि सर हमको नहीं मिला, अनाउंसमेंट तो हुआ था, नहीं मिला ना। क्यों नहीं मिला? जो कोई भी चीज अगर शीर्ष स्तर से अनाउंस की जाए तो उसके लिए व्यवस्था हो, चूंकि व्यवस्था नहीं थी फंड की, मैं कारण भी जानता हूं, फंड की ही व्यवस्था नहीं थी। आपको याद होगा, ओंकार जी को याद होगा, रूमानी जी को याद होगा, लैपटॉप भी कैबिनेट ने रोक दिए, बोले जितने बटके अब नहीं। फिर अगली कैबिनेट हुई तो हुआ केवल मेरिट में आने वाले 15-15, 20-20 बच्चों को देंगे। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, ओंकार जी, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं है शहर के लिए। क्या बात। हमने तय किया था हर बच्चे को जो 12वीं पास करके निकलेगा उसके हाथ में एक लैपटॉप होगा। अब हमने कहा नहीं, जो 11 बच्चे मेरिट में आएंगे यूपी बोर्ड की, उनको देंगे। यह विचलन है कि नहीं है? डायवर्जन है कि नहीं है? और तीसरी बात कहूंगा, फिर बाकी बातें आप सब लोग जब बोलेंगे तो उसके बाद बीच बहस में निकलेंगी, लेकिन एक बात और कहूंगा जैन साहब, इस योजना का, चलिए अब आपने शुरू कर दी ठीक है, लेकिन इस योजना की मॉनिटरिंग अच्छे से होनी चाहिए। आज बिस्मिल्लाह हुआ है, अभी गायत्री हमको बता रही थी, 2 जगह की खबर दिखा रही थी। महोबा में लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके कहा कि इस योजना में पात्रों के चयन के लिए पैसा मांगा गया। महोबा, ऐसे तो लाभ नहीं होगा, ये जान लीजिए।
लखनऊ में एक मामला आया है। ये देखना पड़ेगा। प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते, अभी तो बिस्मिल्लाह हुआ है। ये जो सरकारी तंत्र है ना, ये अच्छी अच्छी योजनाओं में पलीता लगा देता है। जान लीजिए, अगर पटवारी और लेखपाल ने कान में बीड़ी लगा के 100 रुपया वसूलना शुरू कर दिया तो 500 लेने हैं और 200 रुपया रिश्वत दे दे तो आदमी का तो हो गया। जो भी रुमाना सिद्दीकी कर रही थी वो तो तबाह हो गया। इसकी गारंटी भी आपको देनी पड़ेगी हिंदुस्तान, अरे उत्तर प्रदेश को, कि इसमें पाक साफ अंदाज में सूचियां बनेंगी। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि पार्टियों के नाम पर योजनाएं नहीं होनी चाहिए। अव्वल तो मैं इस बात के पक्ष में ही नहीं कि किसी नाम पर योजनाएं हो। सरकार की योजना सिर्फ स्टेट के नाम पर होनी चाहिए। भारत की योजना भारत सरकार के नाम पर होनी चाहिए, बस। उसमें विवाद बनता है, इसके नाम पर क्यों, उसके नाम पर क्यों, और पार्टी के नाम पर नहीं। लेकिन चलिए, है जो भी किया ठीक है, इसकी मॉनिटरिंग ठीक से हो। प्रदेश को यकीन दिलाइए कि जितने बरस की आपकी सरकार है उतने बरस के लिए मुकम्मल फंड आप उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि इसमें एक बड़ा फंड इन्वॉल्व है। 40 लाख लोगों को पेंशन का मसला है हर महीने। 500 रुपए के हिसाब से भी आप जोड़ लीजिए तो 6000 रुपए एक आदमी का बैठता है। उतना पैसा बजट में दिखना चाहिए। आकस्मिक निधियों से काम नहीं चलता, ये काम आगे बढ़ेगा नहीं। रुमाना जी, जिस योजना की शुरुआत सवालों के साथ हो, उसके अंजाम को लेकर सवाल तो उठेंगे जी। तो कहीं ना कहीं ये भी आश्वस्त करना होगा, ये भी निश्चित करना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि योजना की जो मॉनिटरिंग है वो ठीक से हो, फंड मुहैया कराए जाए ताकि इस योजना को दूरगामी ले जाया जा सके। कम से कम उन योजनाओं की तरह इसका हश्र ना हो जिनको बीच रास्ते में ही बंद करना पड़ा। बिल्कुल यही बात है कि जब उनके पास फंड नहीं था तो उन्होंने लैपटॉप, जैसे अभी अमिताभ जी ने बोला कि टैबलेट तो दिया ही नहीं गया और जो लैपटॉप भी दिए गए वो भी रोक दिए गए। उसी तरह ये है, ये इतना इसका लंबा टाइम पीरियड ये लोग खींच रहे हैं। अगर गायत्री जी आपने भी फॉर्म देखा होगा, अगर उसको आपने एक बार पढ़ा हो तो उसमें देखिए कि उसमें कितनी शर्तें हैं। पहले फॉर्म भरिए, उसमें फिर वो एक निरीक्षण होगा, उसके बाद फिर वो सेकंड निरीक्षण होगा, तब जाके वो जिलाधिकारियों के पास जाएगा, तब वो मतलब कई जो है उसमें गुजरेगा। तो जब वो कई गुजरते गुजरते आएगा तब तक तो इनके चुनाव का समय आ जाएगा और वो जो है पैसा उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसका मतलब कि उनके पास फंड है नहीं, खाली लोगों को समाजवादी योजना के नाम पे, और जो उनके अपने समाजवादी जो लोग होंगे उनको वो पता लगा लगा के उन लोगों को खाली वो जो है पैसे दे दिए जाएंगे। उन लोगों की जो है लिस्ट निकाल दी जाएगी, जो उनके नेता होंगे वो कहेंगे जी ये आदमी हमारा, ये आदमी हमारा, इसको दे दो, जो हमें वोट करता है उसको कर दो, अदरवाइज औरों को तो दिया ही नहीं जाएगा। तो इसलिए ये चीज तो पहले देखना है कि उनके पास उतना फंड है कि नहीं कि ये योजना उन्होंने खोल के रखी है कि जिससे कि वो सबको पैसे दें। तो इसलिए ये जो है योजना चलेगी नहीं। ये खाली एक लोगों को शगुफा दिया गया है कि 2017 में समाजवादी पार्टी के नाम पे लोग वोट दें, नहीं तो जो है फिर उनको आगे परेशानी देखनी पड़े। जैन साहब, एक आरोप जो लगा ना अभी, जैसे रुमाना सिद्दीकी ने कहा, इस आरोप पर भी आपको सूबे को भरोसा देना चाहिए कि जो पात्रों का चयन होगा, चूंकि ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है, पार्टी की नहीं, ये टैक्स पेयर का पैसा है, करदाता का पैसा, इसमें जो पात्रों का चयन हो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। इसकी गारंटी तो आपको देनी होगी जैन साहब। जी अमिताभ जी, बिल्कुल। आप देख लीजिए, जितनी योजनाएं पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा चलाई गई, उसमें कहीं पे इस तरीके की कोई बात उभर करके नहीं आई। रुमाना सिद्दीकी जी ने पता नहीं कहां से ये विचार रखा कि समाजवादियों को ढूंढ ढूंढ करके पेंशन दिया जाएगा। अगर समाजवादियों के लिए कुछ करना है तो पार्टी वो सीधे तौर पे करेगी। पार्टी का नाम से नहीं रखना चाहिए था ना, वो समाजवाद एक विचारधारा है। रुमाना जी, आप एक समझ लीजिए पहले, समाजवाद एक विचारधारा, समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवाद एक विचारधारा है और इस समाजवाद के नाम से इसको रखा गया, समाजवादी पार्टी के नाम नहीं रखा गया। योजनाओं में इस तरह के मामले क्यों नहीं आए? दूसरी बात, सेकंड चीज कि जो अमिताभ जी ने जो बात कही कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, इसमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ही उसमें इतने सारे कॉलम हैं जिसमें कि कहीं पे कोई उस पर आरोप न लगाने पाए
कि विशेष व्यक्ति को विशेष दर्जा देते गायत्री हैं, इसका लाभ देते हैं। महोबा की खबर जरा पढ़िए, बताइए जनता को क्या है अमिताभ जी। महोबा का मसला। एक अमिताभ मिनट जी, जैन जैन साहब, हाथ लखनऊ कंगन में को, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तत्काल सुनो आप। जैन साहब, लखनऊ में रिक्शा चालक कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं ने बैठक की और इन्होंने ये कहा है कि निगम के अफसर कार्यालय में बैठकर पात्रों को चयनित कर रहे हैं और इस वजह से जो वास्तविक पात्र पेंशन पाने से वंचित रह जा रहे हैं। महोबा में मामला सामने आया जहां पर समाजवादी पेंशन योजना लाभार्थी चयन में पैसा लेकर अपात्रों को लाभ देने की शिकायत जिलाधिकारी से की गई है। आप चाहें तो पड़ताल कर सकते हैं। और आप जो वो सवाल उठा रहे थे कि अभी तक जो हमारी योजना रही है उनमें कहीं कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। लैपटॉप वितरण में बात सामने आई थी जहां पर अपात्रों को दिया गया था, अब उसमें भी भाई भतीजावाद किया गया था और जिन लोगों को लैपटॉप दिया गया था उनको बेचने के मामले भी सामने आए थे। नहीं गायत्री जी, देखिए ये बिल्कुल बेरोजगारी भत्ते को लेकर सवाल उठा था, कन्या विद्याधन को लेकर सवाल उठा था, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आपकी योजनाओं को लेकर सवाल नहीं उठे? लैपटॉप में उन लोगों को लैपटॉप दिया गया जी, जो बच्चे इंटर पास करने के बाद में जिन्होंने कहीं ना कहीं एडमिशन लिया था जी। जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया था उनको लैपटॉप नहीं मिला है। बेचने के मामले तो सामने आए थे ना जैन साहब। कौन सी शर्त? बेचने से क्या मतलब, वो सेकंड चीज हो गई, वो सेकेंडरी चीज हो गई। लाभ देने की बात नहीं तो है ना, मकसद कहाँ पूरा हुआ? वो पाने के बाद में क्या करते हैं वो सेकेंडरी चीज है। नहीं जैन साहब, मकसद कहाँ पूरा हुआ? पहले जो नहीं, मकसद बिल्कुल पूरा हुआ है। कहीं लैपटॉप नहीं बेचे तो आप पैसे ही बांट देते, अरे लैपटॉप ठीक का है, सपना क्यों कहीं दिखाया? लैपटॉप नहीं बेचे, हो सकता है दो चार कहीं कुछ जानकारी ठीक में है, आए एक हों, मिनट, लेकिन जैन जहां साहब। 15 लाख लैपटॉप जहां बांटे गए, 2-4-5 लैपटॉप किसी ने ठीक। अपना बेचा हो, ये चीज हो सकती है। ठीक, जैन साहब आपकी बात आई। ओंकार जी, ये बताइए कि इस मेगा योजना में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित हो कि पात्रों तक पैसा पहुंचे केवल? ये बड़ा सवाल है। किसी भी योजना को सफल या असफल करने के लिए बजट और बजट के बाद पारदर्शिता, दो ही चीजें निर्णायक होती हैं। इतनी बड़ी योजना में 22 करोड़ के सूबे में क्या मैकेनिज्म इवॉल्व किया जाए, क्या तकनीक निकाली जाए, क्या तरीका इजाद किया जाए कि पात्रों का ही चयन हो सके? अमिताभ जी, देखिए जितनी भी योजनाएं अभी तक बनी हुई हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, वो लागू राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है। हाँ, नोडल एजेंसी तो स्टेट और जितनी भी योजनाएं आई हैं उसमें अगर वाकई में ये पारदर्शिता करते तो आज किसी अन्य योजना की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं आपको 1-2 मिनट समय दीजिए, मैं आपको जरा योजनाएं बताता हूं कितनी है भारत सरकार की। आम आदमी बीमा योजना, बचत लैंप योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम, ग्रामीण भंडारण योजना, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जननी सुरक्षा योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, मनरेगा, एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील, नेशनल लिटरेसी मिशन प्रोग्राम, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल सोशल असिस्टेंट स्कीम, पूल्ड फाइनेंस डेवलपमेंट फंड स्कीम, प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, RNTCP, सक्षम या राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट बॉयज, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वाभिमान, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वावलंबन, उदिशा, वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम, नेशनल रूरल लिटरेसी लाइवलीहुड मिशन, जनधन योजना, सांसद ग्राम योजना और अभी एक भारत सरकार ने बीमा योजना लागू की है। अगर इन सारी योजनाओं को आदमी कायदे से करे तो इसमें बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो कि एक ही योजना करने पर हो जाती, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम योजना और सांसद ग्राम योजना। क्या फर्क है साहब? आप प्रधानमंत्री ग्राम योजना में ही सांसद से कहते हैं कि एक गांव आप लो लोन और क्या कहते हैं इसको डेवलप करो, आपके नाम से भी हो जाएगा, चलिए। लेकिन हर सरकार जो है और हर पार्टी चाहती है कि वो अपने नाम से या अपने हिसाब से कोई काम करे। पीछे जो चीजें चली आ रही हैं सूचना करती है कि ये हम क्या कहते हैं इन्होंने ये गड़बड़ी की, उसको रोकने का कोई उपाय नहीं करती। जैसे मनरेगा में इतने घपले होते हैं,
लेकिन आपने आलोचना तो कर दिया, लेकिन मनरेगा में सुझाव क्या करना है जब आपका नंबर आया तो आप उसको नहीं कर रहे हो। सारी चीजें सोचने की हैं, और जब तक इसको नहीं करेंगे तब तक इस योजना का भी वही हश्र होने वाला है जो उसका है। क्योंकि इस योजना को भी मैंने पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, तो लिहाजा मैं बताने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हूं कि इसमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से ये पारदर्शिता रहे। लेकिन सारी चीजों की पारदर्शिता एक ही है अमिताभ जी, और वो है सच्चाई और ईमानदारी के साथ अधिकारी अगर अपने कर्तव्य का पालन करें तो किसी भी तरह से कोई काम नहीं हो सकता। मगर हमारे अधिकारी जिसकी सरकार रहती है उसको खुश करने में लग जाते हैं, और जिसका नतीजा होता है कि योजना का बंटाधार हो जाता है। जैन साहब, दो बातें निकलकर सामने आई। एक बात तो जितनी योजनाएं केंद्र की हैं सब राज्यों के लिए, भारत भर के लिए, उनमें आदमी से लेकर जानवर तक के सबके देखभाल के लिए कोई ना कोई योजना है। फिर नई योजना क्यों? इन्हीं को दुरुस्त करके लागू कर ले सारे राज्य। कभी कोर्ट की बंडी बनाओ, कभी बंडी का कोर्ट बनाओ, उससे तो कोई लाभ नहीं। जैन साहब। अमिताभ जी, जी ये चीज हर कोई अच्छे से जानता है जी कि केंद्र की भी जो योजनाएं आती हैं वो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल हर स्टेट के हर व्यक्ति के लिए वो योजना है। उसका हमारा कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा। उसकी भी एक लिमिट होती है कि स्टेटों को कितना कितना लाभ, कौन सी योजना से कितना कितना लाभ स्टेटों को दिया जाएगा। अगर इस तरीके से मान लिया जाए तो किसी स्टेट में कहीं पे स्टेट की सरकार को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, कोई योजना लाने की जरूरत ही नहीं है। अगर केंद्रीय विद्यालय है, एक मिनट अमिताभ जी, अमिताभ जी एक मिनट समय दीजिए, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद आप पूरी बात अपनी कीजिए। अगर केंद्र सरकार की जो केंद्रीय विद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, अगर केवल उनके लिए काम किया जाए और यह मान लिया जाए कि बाकी कॉलेजों को, बाकी स्कूलों को न डेवलप करने की आवश्यकता है, नहीं ना तो नई योजना लाने की आवश्यकता है, क्या सबको शिक्षा, सबको रोजगार केवल केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय से हो जाएगा? स्टेट विद्यालय और स्टेट स्कूलों की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी एक सीमित है, वो भी एक सीमित। एक मिनट ओंकार जी, एक मिनट, ठीक है। जो ये योजना है ये उन लोगों के लिए है जिनको और लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। इस योजना में देखिए एक शर्त रखी गई है कि जिनको कोई पेंशन नहीं मिल रही है, जिनके घर में गाड़ी घोड़ा नहीं है, इस तरीके से इसमें शर्तें लगाई गई हैं। जिनको और लाभ नहीं मिल रहे हैं उसको इस योजना को लाभ मिलेगा। इस योजना का उन लोगों को लाभ नहीं जिनको 4 योजनाओं को लाभ पहले से मिल रहा है। ये योजना उन लोगों के लिए नहीं है, ये योजना स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको अन्य योजनाओं का जैन साहब, ठीक, आपकी बात आ गई, आपकी बात, उनको लाभ नहीं मिल पाता। ठीक, आपकी बात आ गई। ये आपने एक बुनियादी बात उठाई, मैं उस पर एक बात टिप्पणी करूंगा। इस योजना का क्या होगा वो तो बात की बात है। आपने कहा कि तब तो किसी राज्य को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं, ये बात गलत है। ये जितनी भी 40-45 योजनाएं हैं, मैं फिर दावे से कहता हूं, ये योजनाएं किसी भी समाज के हर तबके को समग्रता में अपने में समाहित करती हैं। इसमें राजीव गांधी विद्युतीकरण एक योजना और भी है, वो गांव को खंबा बिजली लगाने के लिए पैसा भेजती है, ठीक है ना। ऐसे सैकड़ों योजनाएं हैं। ओंकार जी ने लिस्ट पढ़ के सुनाई, हो सकता है उस लिस्ट के बाहर और भी योजनाएं हो। राज्यों की सफलता किस पर है वो आप समझ, खाद्य सुरक्षा कानून है। राज्यों की सफलता इस पर है कि उनको ईमानदारी से लागू करा दीजिए तो आपकी जय जयकार होगी। केंद्र ड्राफ्ट भेज सकता है योजना का, केंद्र पैसा भेज सकता है, लागू तो कलेक्टर, कप्तान, तहसीलदार, खाद्य अधिकारी, बिजली का अधिकारी, स्कूल का अधिकारी यही करे। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, इसमें सेंट्रल स्कूल का तो मसला नहीं है, ये तो समग्रता के लिए है। अबोध बच्चों के लिए जो जननी सुरक्षा है, मातृत्व के लिए, वो तो सबके लिए है। गरीब किसी इलाके का गरीब हो, आप लागू तो कर। मनरेगा में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा के जांच के आदेश दिए, कई जिलों उसकी चपेट में आ गए। योजना तो अद्भुत थी, दुनिया भर में उस योजना की तारीफ हुई। मिड डे मील की योजना की तारीफ हुई दुनिया भर में, सर्व शिक्षा अभियान की तारीफ हुई, लेकिन क्या राज्यों ने लागू कर पाया उनको ईमानदारी से? ये बड़ा मसला है। कहीं छिपकली निकल रही, कहीं उसमें मेढक निकल रहा मिड डे मील में देश में। इसकी जिम्मेदारी केंद्र की थोड़ी ना होगी। केंद्र आपको पैसा भेजता है, उसके लिए आप उसकी व्यवस्था तो करो। यह महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम ध्यान चाह रहे थे।
और कितनी भी अच्छी योजना आप बनाओ या केंद्र बना के भेज दे जैन साहब, योजना तब तक जमीन पर फलवती नहीं होगी जब तक ईमानदारी का पुट उसमें नहीं होगा। आपने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन देखा ना जैन साहब, रुमाना सिद्दीकी, देखा ना आप लोगों ने? उत्तर प्रदेश में जितना घपला, घोटाला, पाप, दुष्कर्म, अपकर्म उसमें हुआ, मुझे याद नहीं किसी स्कीम में हुआ होगा। सैकड़ों करोड़ रुपया खा गए लोग, जेल में भी हैं। 4 सीएमओ मर गए उसी की चपेट में। जैन साहब मर गए ना? जी जी बिल्कुल सही। पैसा तो केंद्र ने भेजा था ना। अब आपने 2 रुपया की सिरिंज का वाउचर 780 रुपए का लगा दिया उसमें, एनएचआरएम में। ये ईमानदारी का इंजेक्शन कौन लगाएगा, ये मेरा सवाल है इस योजना में। यह एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटने हैं, बने रहिए हमारे साथ। विधानसभा चुनावों के लिए सपा सरकार ने चला लुभावना कार्ड। लैपटॉप, टैबलेट ने लगाई थी 2012 में नैया पार। क्या पेंशन बचा पाएगी 2017 में ताज? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रोमाना जी, हम ये नहीं कह रहे कि राज्य सरकार को कोई योजना नहीं चलानी चाहिए, लेकिन जो लिस्ट अभी ओंकार नाथ जी ने गिनाई है और उसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं केंद्र की, कम से कम उन योजनाओं को तो पहले ठीक से लागू करवाए राज्य सरकार। जी बिल्कुल, उसको जो पहले की योजनाएं हैं वही नहीं पूरी ठीक से चल पा रही हैं, तो नई योजना क्या ही चल पाएगी। तो पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि पुरानी जो योजना है उन्हीं को हम सुचारू रूप से चला लें जी। अगर बात भी सही है कि अगर वो योजनाएं चल रही हो ठीक से और लोगों को अगर उससे बेनिफिट मिल रहा है, तो नई योजना को खोलने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि अगर आप नई योजना खोलने के बाद भी अगर आप उसको पूरा नहीं कर सकते हैं तो कोई जरूरत नहीं है नई योजना खोलिए, पहले पुरानी को करिए। जैसे कि अभी जैन साहब ने एक बात कही, मैं कहना चाह रही थी पहले भी कि उन्होंने ये कहा कि जो बच्चों को लैपटॉप मिला वो उन बच्चों को लैपटॉप मिला है कि जो उन्होंने इंटर के बाद कहीं एडमिशन लिया। जिस समय जब लैपटॉप देने की बात थी उस समय तो कहीं ऐसी कोई वो बात थी नहीं कि नहीं अगर जो बच्चे आगे एडमिशन लेंगे उनको लैपटॉप मिलेगा। लैपटॉप तो उनको मिलने की बात थी जो इंटर पास करेंगे। वो तो जब नहीं देने की बात हुई कि नहीं दे सकते थे तो उन्होंने उसमें नए नए जो है स्टेटमेंट देने लग गए कि जो है उनको लैपटॉप दिया जाएगा जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, और या इनके हिसाब से जैन साहब के हिसाब से कि जो वो करेगा बीए में एडमिशन लेगा उसको होगा। उसी तरह ये भी जो योजना आज खोली गई है उसमें भी आप देखिए कि बच्चे जब तक अगर स्कूल नहीं जाता है, बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो 500 रुपया मिलेगा। 500 रुपया मिलने के लिए ये कौन सी शर्त है कि बच्चा स्कूल जाए? उसमें आप शर्तें पढ़िए, उसमें इतनी शर्तें हैं कि वो योजना चलाना क्या है, वो खाली एक तरह का शगुफा है और इसके सिवा वो कुछ नहीं है समाजवादी पार्टी का इस समय। जैन साहब जवाब दीजिए। लेकिन लैपटॉप को लेकर जो बात रोमाना जी ने कही वो बिल्कुल सही है, 100%, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो का प्रिंट आउट हमारे पास है। उसमें आपने सिर्फ एक लाइन बोली है कि 12वीं पास सभी विद्यार्थियों को एक एक लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा। तो सवाल उठेगा इस योजना को लेकर भी। गायत्री जी, अगर कोई अच्छा काम सरकार करे, कोई भी सरकार हो, उसकी तारीफ होनी चाहिए। और लैपटॉप में रुमाना जी ने जो बात कही वो जो है कहीं से भी सही नहीं उतरती बात। अगर आगे की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए ही लैपटॉप दिया गया जिससे कि लोग उस लैपटॉप का लाभ लें, लैपटॉप मनोरंजन के लिए नहीं बांटा गया। जब लैपटॉप आगे की शिक्षा को जारी रखने के लिए उसका लाभ लेने के लिए बांटा गया तो उसमें अगर वो बच्चे प्रोत्साहित होकर के ये तो एक अच्छी बात है। ठीक है, और यही चीज इस पेंशन में भी यही चीज है। एक मिनट जैन साहब, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, रुमाना जी रुकिए। मैं इस बात की हमेशा से वकालत करता रहा अपने पूरे पत्रकारी जीवन में, जो कहा जाए उस पर टिका जाए, वही किया गया। ना सुन तो लो, मैं उदाहरण दूंगा ना, मैं हल्की बात कहां करता है जैन साहब। जी जी, आप कहिएगा तो मैं पढ़ के सुना दूंगा घोषणा पत्र, फिर मुश्किल होगी भागना, क्योंकि इसमें तो चेंज हो नहीं सकता ना, ये तो जारी हो गया, पब्लिक का हो गया, अब इसमें हेर फेर नहीं हो सकती। जी, आपने 2 बातें कही, मैं 2 ही बातों पर ध्यान केंद्रित करूंगा।
टैबलेट का तो मैंने बता ही दिया, दिए ही नहीं, जबकि कहा था मिलेगा 10वीं पास को। आपने कहा कि 12वीं पास हर बच्चे के हाथ में लैपटॉप होगा, राइट? इसमें बाद में शर्तें क्यों आई? एक दूसरा, ओंकार जी मेरी बात से सहमत होंगे, मैं इस पर एक बार शो कर चुका हूं। आपकी सरकार के एक मंत्री जी थे, वो उत्तर नहीं दे पाए थे मुझे। आपने अपने घोषणा पत्र में कहा 50,000 तक का कर्ज हर किसान का माफ करेंगे। घोषणा पत्र में कहा, कहीं तो पढ़ के सुना दूं, ठीक? कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, कोई स्टार लगा के नीचे शर्तें लागू नहीं, कुछ नहीं, सीधी बात बोली। और अपने भाषणों में तो आपने और सरल शब्दों में कहा, जो गांव के आदमी ने समझा। घोषणा पत्र भी आदमी नहीं पढ़ता, अनपढ़ आदमी। तब वहां तो आपके लोगों ने कहा कि हमारी सरकार बनवाओ, छोरे को लैपटॉप, छोटे वाले छुटकू को टैबलेट, और चचा तुम्हारा 50,000 का कर्जा माफ। ठीक, जब कर्जे माफी का आपने वो बनाया ना, जैन साहब सुन लीजिए अब ध्यान से, आगे काम आएगा बहसों में, ये बहस अभी लंबी चलेगी कई चैनल्स पर। तो आपने जब उसका पूरा वो बनाया कार्यक्रम, तो आपके जावेद उस्मानी साहब चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने अंग्रेजी में उसमें इतने कॉलम डाल दिए कि किसान तो पागल हो गया। एक बैंक के अधिकारी आए ओंकार जी मेरे पास, उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी ऐसा बवाल हो गया मेरी जान को, बोले हमको सिनेमा के पोस्टर आते थे ना पहले, शोले ओले के जो लगते थे बड़े वाले, बोले ऐसा पोस्टर लगाना पड़ा बैंक के बाहर कि यहां किसान कर्जा माफी का कोई लेना देना नहीं है। बाद में पता लगा जी सरकार ने अंत में क्या किया, जैन साहब इतनी शर्तें आपने, और अंत में उसका जिस्ट बता दूं क्योंकि टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आएंगी दर्शकों को सब। जिस्ट ये था, उत्तर प्रदेश की एक विशिष्ट सहकारी बैंक से जिन्होंने लोन लिया होगा, एक विशिष्ट सहकारी बैंक, सब नहीं, उससे उनको 50,000 की का माफी मिलेगी, लेकिन तब अगर उन्होंने 3 किस्तें ऑलरेडी चुका दी होंगी। ठीक, इतनी शर्तें आप इसी में लिख देते कि भैया लैंड डेवलपमेंट अर्बन क्या कौन सा बैंक था, उस भूमि विकास बैंक से ही लिया होगा लोन, तभी होगा। पंजाब नेशनल वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, स्टेट बैंक वाले नहीं, इलाहाबाद बैंक वाले नहीं, बड़ौदा बैंक वाले नहीं। ये बात बोल देते तो क्या बुराई थी? मेरी आपत्ति सिर्फ इसमें, सुनिए, आपने कहा कि 12वीं पास सभी विद्यार्थियों को एक लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा, पेज नंबर 7 घोषणा पत्र। फिर दूसरा, कक्षा 10 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद आपने कहा, एक सेकंड, आपने कहा कि जो किसान का जो उपज का लागत मूल्य निर्धारित करने का जो मामला है, उसमें आपने कहा एक आयोग का गठन किया जाएगा जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। लागत मूल्य का, सुनिएगा, लागत मूल्य का 50% उसमें जोड़कर, यानी लागत प्लस 50% एक्स्ट्रा जो राशि आएगी वह विभिन्न फसलों का समर्थन मूल्य होगी। अरहर, बाजरा, जौ, चना, गन्ना, आलू, किसी में लागत प्लस 50% जोड़ के मूल्य है क्या उत्तर प्रदेश में? हम भी वहीं रहते हैं, आप भी वहीं रहते हैं, हो तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। आपने घोषणा की, पेज नंबर 7। फिर आगे चलते हैं, इसी में फिर आपने कहा कि भाई 20 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 20 घंटे, और ये पेज नंबर 9, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 20 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 22 घंटे बिजली आपूर्ति दी जाएगी। ठीक, मैंने कुछ आपके महत्वपूर्ण फीचर्स पढ़ के सुनाए, ये देखिए, यही कुरान है, यही गीता है राजनीतिक दल के लिए। घोषणा पत्र, इसी पर वोट होता है, जमीन पर तो ये बातें नहीं हुई, इसलिए ये सवाल है जैन साहब, ये नाहक नहीं है सवाल। जो किया वही बोला होता तो मैं आज बात ही नहीं करता। ओंकार जी, इसमें कोई मिलावट तो नहीं ना? जो इसमें लिखा वही पढ़ा, बिल्कुल ठीक बात है। आप मुझे बता दो, किसी फसल का मूल्य, मान लीजिए उसको 1 कुंटल
पैदा करने में 400 रुपया आया हो तो 400 जोड़ 200 600 रुपया मूल्य है क्या? ऐसा है क्या कहीं उत्तर प्रदेश में? ओंकार जी आप भी वहीं रहते हैं, बताइए। रुमाना जी कहीं है क्या ऐसा किसी फसल का? जैन साहब आप ही दिल पे हाथ रख के बता दो, हम आप सब गांव से जुड़े लोग हैं। नहीं ना, नहीं, बिल्कुल है। गेहूं का देखिए अभी 1350 रुपए रेट रखा गया भैया। 13.5। मेरी बात सुन लो, गेहूं के 1 कुंटल की लागत कितनी है? उसमें अगर मान लीजिए हम मान ले 1000 रुपया है लागत, ठीक है जी। तो 1000 रुपया प्लस 500 जोड़ के 1500 आपका घोषणा पत्र कहता है। और शरबती गेहूं है 700-800 रुपए रेट आता है मैक्सिमम गेहूं का। और आप देखिए किसान जो प्राइवेट बाड़ों में जो बेचते हैं उससे सस्ता बेच देते हैं। मैं वो बहस में नहीं पड़ रहा किसान क्या करता है, मैं उस बहस में नहीं, मैं सिर्फ अगर उनको लाभ नहीं तो क्यों बेच देते हैं? ना ये बहस डिटेल कर रहे हैं आप। मैं सिर्फ ये पूछ रहा, आपने कहा 50,000 रुपए हर किसान का कर्ज माफ करेंगे, इसमें लिखा हर किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। हर 12वीं पास को टैबलेट लैपटॉप देंगे, नहीं मिला। हर 10वीं पास को टैबलेट देंगे, किसी को भी नहीं मिला। 12वीं पास में से 90% लोगों ने एडमिशन लिया, उनको सबको लैपटॉप मैं दिया इसमें बात क्यों नहीं लिखी भाई आपने? इसमें क्यों नहीं लिखा कि मैं इंटर जब एडमिशन लेने जाएंगे उसके बाद देंगे? इसमें लिखने में क्या प्रॉब्लम थी? लेकिन रुमाना जी ने जो बात नहीं रुमाना जी को छोड़िए। जैन साहब मैं पूछ रहा, समाजवादी कहां से आ गए? जैन साहब मैंने लैपटॉप के लिए बोला ही नहीं, मैं तो रुमाना सिद्दीकी एक मिनट लैपटॉप में ढूंढ के जैन समाजवादी को लैपटॉप दिया गया। जैन साहब ध्यान से सुना, एक सेकंड रुमाना, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए उसमें। जैन साहब मुझे ये बता दीजिए, जो भी लड़का इसको टाइप कर रहा था कंप्यूटर पर, क्या कंप्यूटर खराब हो गया था ये 2 लाइन लिखने में? ओंकार जी जो किया जो लिखा जाए वही क्यों नहीं होता है? केंद्र सरकार की भी योजना बता दीजिए। मेरा सिद्धांत 100 दिन में क्या क्या करने को कहा था मोदी जी ने 100 दिन में क्या क्या करने को कहा था? नहीं तो मोदी से भी सवाल, प्रदेश की जैन साहब बुलेट ट्रेन कहाँ गई? नहीं 100 दिन में काला धन कहाँ गया? नहीं है हम लोग। जैन घोषणा पत्र में था 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा। एक सेकंड भैया, एक सेकंड, उस पर भी बहस करते हैं जब वो विषय लेते हैं। आप मेरी आदत जानते हैं, शो का ट्रेंड जानते हैं, एक दिन में एक विषय। ओंकार जी बहुत सैद्धांतिक सवाल है, पार्टी बंदी का मसला नहीं। भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, अजीत सिंह की पार्टी, जो भी घोषणा पत्र में कहा जाए, सिद्धांत और नैतिकता और पारदर्शिता ये कहती है सरकार आने पर वो अक्षरशः इंप्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग इस फ्रेज सरकार की परफॉर्मेंस होती है, हम लोग इस बात का, हम इस फ्रेज का भी इस्तेमाल करते हैं कि हमारे लिए गीता है, घोषणा पत्र या कुरान है। बिल्कुल सही। फिर इसमें फेरबदल कैसे हो जाता है सरकार आने के बाद? कंडीशन से अप्लाई कैसे हो जाता है? नहीं, ये स्पष्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो सरकारें अपने घोषणा पत्र पर अमल नहीं करती हैं, उनका हश्र जो होता है वो सब लोग जानते हैं। जैसा इसमें मालूम क्या हो जाता है, जैसे एक विज्ञापन निकला, नहीं एक से सुन लो, जैसे एक विज्ञापन निकला 500 रुपए में घर पाए नोएडा में, मोटा मोटा, और उसके नीचे इतना छोटा लिख दिया लाइन खींच के कि चश्मे से भी ना पढ़ा जाए, कंडीशन अप्लाई। ठीक, वहां लाइन लग गई, बोले जी 500 रुपए में घर ला, बोले पागल हो गया है? इसके नीचे तो तुमने देखा ही ना भैया, जो छोटे अक्षरों में लिखा है। ये काम क्यों? ये काम दुकानदार करें तो समझ आता है, सरकारों को नहीं करना चाहिए ना। जी जैन साहब बताइए। अमिताभ जी आपने जो मुद्दे जो बातें उठाई वो जी ठीक है, लेकिन हाँ, समय और परिस्थितियों के हिसाब से नहीं, सरकार को थोड़ा बहुत हेरफेर, नहीं थोड़ा नहीं, इसमें पूरा कर दिया, थोड़ा नहीं इसमें पूरा कर दिया। अमिताभ जी ये देखिए आप कि लैपटॉप जैसी योजना को अगर लागू किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने लागू किया, और उनमें आप घोषणा पत्र को पढ़ लीजिए, 90% घोषणा पत्र का 90% सरकार ने अभी तक पूरा कर दिया है। 90% काम उसमें से जो सरकार ने वादे किए घोषणा पत्र में, और नहीं काम हो रहा है। भैया जैन साहब नहीं ना, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो वहां जनसभा में दो भाई। अगर आप लोग जनसभा भी करते हो तो वहां क्या बोलोगे जब यहीं बोल दोगे ऐसा? मैं एक उदाहरण दे देता हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या, मुझे 2 लोग, बाकी लोग भी गवाही देंगे। प्राइवेट हायर एजुकेशन के जो संस्थान है और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है प्राइवेट, ओंकार जी
आप भी लखनऊ जी। में रहते हैं, पूरे प्रदेश में घूमते हैं, मुझे बताइएगा पार्टी लाइन से ऊपर उठ के, यानी प्राइवेट प्रोफेशनल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स में हमने कहा कि 5 लाख रुपया साल या उससे कम आय वाले लोगों के बच्चों को फीस नहीं देनी पड़ेगी प्राइवेट। ऐसा है अमिताभ जी, ऐसा है, क्या ऐसा है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल है ऐसा। नहीं है मैं आपको दे दूंगा, लड़के बच्चे आपको खुद बताएंगे। अरे छोड़ पूरे दीजिए। कागजों के साथ ना, आपके ना, ना, पास में। मित्र, इन बातों में कोई वो नहीं। नहीं दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ राम स्वरूप, मैं आपको बता रहा हूँ, नाम से तो बता रहा हूँ आपको। राम स्वरूप, बीबीडी जैसे संस्थान जो प्राइवेट संस्थान है, इनमें एडमिशन हुए हैं और करीब 25-30 लड़के हैं इसमें हमारे जानने वाले, जिनकी फीस माफ हुई है। ये वैसे ही मामला है भैया, वैसे ही मामला है कि अपोलो को जमीन दे दी, बोले गरीबों का इलाज करेंगे, और बाहर बैठा दिया चौकीदार, गरीब बाग घुस नहीं पा रहा। हम नहीं देखते नहीं क्या? अमिताभ जी, नहीं, ये तर्क गलत है। नोएडा में जितने भी यहाँ पे ये तर्क गलत है मित्र, मुझे नहीं पता जैन साहब, नोएडा है, अजय कुमार है, आप देख लीजिए, वहाँ कई सुविधा नहीं है। नोएडा में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा निजी व्यावसायिक संस्थान है पूरे वहाँ उत्तर कोई प्रदेश सुविधा में। नहीं है, वहाँ कोई किसी को सुविधा ये नहीं। सुविधा हासिल नहीं। नहीं, नोएडा में भी है अमिताभ जी, अरे छोड़िए, नोएडा में भी है। नहीं नहीं, नहीं खैर है। अब हम फिर वापस वहीं आते हैं जहां से बहस शुरू की थी हमने। रोमाना जी, अगर हमारी जानकारी में नहीं होता तो मैं इतने विश्वास से ये बात नहीं कहता। जैन साहब, मेरी आपकी जानकारी मजबूरी में है कि सब प्राइवेट कहना। स्कूलों में किया गया ऐसा। ऐसा नहीं है मित्र, ऐसा है नहीं जी। रोमाना जी, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है, क्या इससे 2017 में सरकार का ताज बच पाएगा? जी बिल्कुल नहीं बच पाएगा। जैसे अभी इनको लोकसभा में देखना पड़ा है, जी। वही हाल जो है इस समय इनको 2017 में विधानसभा में देखना होगा। जी। इसके सिवा और इनको और कुछ नहीं होगा। ये कितनी भी योजनाएं ले आए, जब तक ये पहले की योजनाएं पुरानी योजनाओं पे नहीं अमल रहेंगे, पूरी नहीं करेंगे, तब तक आगे की योजनाएं ये कर नहीं पाएंगे। क्योंकि आपने, मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि आप इनके फॉर्म्स देखिए, कितनी शर्तें हैं कि वो शर्तों के शर्तें लगाना हिसाब से अच्छी बात है। ठीक है। शर्तें तो वो उनका की जिक्र गई कीजिए, हैं, ठीक है। जिससे कि गरीब लोगों को लाभ न मिले नहीं उसका। पाएगा। इसलिए जो है ये 2017 का जो ये नया इन्होंने शगुफा छोड़ा है, उसके वजह से ठीक है, इनको रोमाना कोई जी। फायदा नहीं होने वाला है। जैन साहब, इसे गुमराह करना कहते हैं, आपके पास लौटेंगे। ओंकारनाथ जी, क्या 2017 का ताज बचा पाएगी सपा सरकार इस कदम के जरिए? इस कदम के जरिए अगर सरकार सोच रही है कि 2017 का ताज बचा लेगी तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। देखिए, बहुत सी चीजें होती करने के लिए सबसे पहले तो इनको अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो किसी सूरत में नहीं कर पाएंगे। खाद्य सुरक्षा कानून पे अभी तक इन्होंने अपने प्रदेश में लागू ही नहीं किया है, कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि जुलाई तक इनको लागू करना था। तो इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं जिसको ये लागू नहीं कर रहे हैं और आवर तावर ये जो मन में आता वो करते हैं। ये किसी सूरत में अगली सरकार बनाने नहीं जा रही, ये स्पष्ट है। ठीक है जैन साहब, ये जो कदम उठाया है, पेंशन कार्ड खेला है, ये सफल होगा असफल होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो कदम है सपा सरकार का गेम चेंजर साबित हो पाएगा 2017 में? गायत्री जी, समाजवादी पार्टी ने जो योजना लागू की है वो जनता को लाभ पहुंचाने के लिए लागू की है। वो कहीं से कोई कार्ड ऐसा नहीं है। 5 साल में सरकार सिर्फ ये नहीं करती है कि वो अगले चुनाव की सिर्फ तैयारी करे। ये चुनाव की तैयारी नहीं है, सरकार का काम है। ये सिर्फ पार्टी का काम नहीं है, सरकार है समाजवादी पार्टी की, तो सरकार का ये काम है कि जनता को नाम रख दिया समाजवादी पेंशन। जैन साहब, समाजवाद एक विचारधारा है, समाजवाद एक विचारधारा है, उसके नाम से इसका नाम रखा गया है। और जो बात आपने लाभ वाली कही है, तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 में फिर से रिपीट होगी, फिर से अगले 5 वर्षों के लिए आएगी। उसका कारण यह है कि समाजवादी पार्टी ने इतने काम किए हैं जनता के लाभ के लिए, वो चाहे कौशल विकास का कार्यक्रम हो, चाहे ये पेंशन की योजना हो, चाहे विधवा भत्ता दिया हो, इसके पहले लैपटॉप जैसी योजना को अपना पूरा किया हो, तमाम सारी 4 लाइनों से जितने भी शहर लखनऊ से जुड़ते हैं उनको सबको 4 लाइन किया जा रहा है, और लखनऊ में मेट्रो को शुरू किया जा रहा है। इसलिए इतने काम सरकार लगातार कर रही है। उन कामों को देखते हुए जनता दोबारा समाजवादी पार्टी को अगले 5 वर्ष के लिए मौका जरूर देगी। ठीक है, अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी। जैन साहब, पहले तो इस योजना का भविष्य अच्छा हो, ये मेरी कामना है। कैसे अच्छा हो, इसके लिए आपको कमर कसनी होगी। अभी तक जो आपका चाल चलन है उससे तो अच्छा नहीं होता। ये कुछ बातें बुनियादी फिर भी रह जाती हैं। उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष में 50 लाख से ज्यादा बच्चा इंटर पास करके निकल जाएगा।
50 लाख से ज्यादा, लगभग 12.5 लाख एक साल में होता है, तो इसी तरह तो 60 लाख से ऊपर, 12×5 = 60। ठीक, आपने कितने बांटे? आपको तो पता होगा ये संख्या। जो बाकी को नहीं बांटे वो खोज रहे हैं आपको, क्या करेंगे? हाथी को गन्ना दिखा दिया और अब कह रहे जी गन्ना खत्म हो गया, तो वो पीछे नहीं दौड़ेगा? दौड़ेगा ना। ढूंढ रहे हैं बच्चे आपको, मेरे पास आते हैं, कहिए तो आपके घर का पता दे दूं, फोन नंबर दे दूं कि भाई केसी जैन से संपर्क करो, जान खा जाएंगे। फिर 17 लाख के एवरेज से, एवरेज बोल रहा हूं, मेरे शब्द को मत पकड़िएगा, 17 लाख ऑन एन एवरेज 10वीं में बच्चा यूपी बोर्ड में पास जा रहा है। 17 × 5, मुझे तो इतना गणित आता नहीं, ये जोड़ लो भैया, 17 लाख के आसपास हो गया। अब 70 लाख ढूंढ रहा कि एक को भी नहीं मिला। लोग कह रहे गुरु देने की बात तो कही थी, ये वाला टैबलेट खिला दी गोली है, तो ये निगेटिव नहीं होगा क्या? ननकू और रज्जाक जो उम्मीद लगाए बैठे थे, जिन्होंने केसी जैन का भाषण सुना चुनाव में कि भैया सरकार बनेगी तो 50,000 रुपया का लोन माफ, चचा, वो ढूंढ रहे हैं, वो अपनी पासबुक लिए घूम रहे हैं, वो कह रहे बैंक वाला नोटिस भेज रहा है, बताओ, और ये माफ नहीं हुआ भैया कर्जा। अब उसको कौन समझाए कि उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक कौन क्या है, उसकी क्या शर्तें हैं, क्या स्थिति है? वो कह रहा हम तो भैया उससे लिए थे, पंजाब बैंक से। अब उसको कौन उत्तर देगा? रुमाना सिद्दीकी तो आपके पक्ष में बोलेंगे नहीं, ओंकार सिंह जी भी नहीं बोलेंगे, दूसरी बसपा के लोग भी नहीं बोलेंगे। वो तो और ये कहेंगे कि चाचा गलती वोट दिया आपने। आपका बचाव कौन करेगा, मुझे ये बताओ ना। जो 45 लाख 12वीं पास बच्चे ढूंढ रहे हैं आपको, और जो 70 लाख 10वीं पास ढूंढेंगे, वो उनसे बचाव कौन करेगा? बाकी लोग तो और हवा देंगे, कहेंगे हाँ हाँ ढूंढो 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 भैया, इनको ढूंढो, खोजो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, किसी की सरकार हो, उतना ही तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। ये सुना है ना जैन साहब? ये तो हम लोग बचपन से सुनते आए। आपने ऐसी बात बोल दी कि आदमी को, हाथी को गन्ना नहीं, शहद में डुबा के गन्ना खिला दिए 2। अब 2 गन्ने में हाथी का कुछ हो रहा है। अब वो आपके पीछे पीछे आगे आगे और आप आगे आगे भागो। किसी भी पार्टी के लिए ये कोई अच्छी रणनीति नहीं, ये मैं कहूंगा। किसी भी पार्टी के लिए ये अच्छी रणनीति नहीं, ये रणनीति नुकसान देती है। आज एक उदाहरण देता हूं व्यवहारिक। आज इस योजना पर मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा, इस योजना के क्रियान्वयन को देखूंगा, उसके बाद टिप्पणी करूंगा। पहली टिप्पणी मेरी शुभकामना, गरीब को लाभ मिले, आगे बाद में बोलूंगा। लेकिन एक बात और कहूं, आज मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि मेरे दफ्तर के बाहर हर आदमी को आधा किलो लड्डू मिलेगा मोतीचूर का, और 20 पैकेट बांध के गेट बंद करना चाहूं, लोग बंद करने देंगे ओंकार जी मुझे, या गेट तोड़ देंगे? गेट तोड़ देंगे ना, और गार्ड को भी मारेंगे और मुझे भी मारेंगे ना जैन साहब? मैं उनको कितना भी कहूं कंडीशन अप्लाई और समझा करो, और ये वो कहेंगे मारो पत्थर, डंडा मारो इसको, है बुला लिया अब लड्डू नहीं दे रहा, कहेंगे ना, कहेंगे ना। इतिहास गवाह है, भारत में ही नहीं दुनिया में अतृप्त इच्छाएं सामने वाले को लील जाती हैं। ये चाणक्य भी ने लिखा था, पता नहीं आपने क्यों नहीं पढ़ा। चाणक्य ने लिखा है कि राजा अगर ऐसी इच्छाएं जगा दे जो कतई पूरी नहीं हो पाए, तो वो अतृप्त इच्छाएं राजा को लील जाएंगी। चाणक्य कह गए, मैं नहीं। उस बात को हमने क्यों नहीं समझा? मैंने 4-5 उदाहरण दिए सिर्फ मोटे मोटे। अब जिसने ये पढ़ लिया, और गलगोटिया में जिसका लड़का पढ़ रहा है और फीस दे रहा है वो खेत बेच के, वो तो कहेगा भैया मेरे साथ तो मिला नहीं, हम तो गए थे एकेजी में, गलगोटिया में, फलाने में, ढिकाने में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तो 200 हैं, वो शीशे वाली बिल्डिंग बड़ी बड़ी सबकी, खूब गला काट के पैसा ले रहे हैं, बिल्कुल गले में हाथ डाल के, घर मकान बेच के आदमी बच्चा पढ़ा रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, और ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल मुफ्त पढ़ाई है।
निजी संस्थानों में। तो उतनी ही बात अपन क्यों नहीं करें जितनी कर पाए। अगर हम 4 लड्डू बांट सकते हैं तो 2 बोलो, 2 बोल के लोगों को बुलाओ, फिर 4 दोगे तो वो जय जयकार करेंगे। आप 1 किलो लड्डू का मुनादी पिटवाते हो और फिर बाद में लड्डू का चूरा बांटने की कोशिश करते हो, कहते लो थोड़ा थोड़ा लो, सब लोग खाओ। उससे समस्या नहीं होगी क्या? मेरे जैसे गांव वाले आदमी की समझ में यह आता है कि समस्या पैदा होगी। जनता को उम्मीदों के पहाड़ पर ले जाके जब नीचे पटकेंगे तो समस्या आप राजनीतिक पार्टी के लिए हो जाएगी। जान लीजिए, कोई पार्टी हो। आपने मोदी का सवाल उठाया, मोदी से भी यही सवाल है मेरे सेहत पर इससे क्या फर्क, कौन रप होए हमें कहानी। जो सवाल आपसे वही मोदी से, वही वसुंधरा राजे से, वही नीतीश से, वही ममता बनर्जी से। जो कहा है वो करना चाहिए। यही कुरान है, यही गीता है, इसमें फेरबदल मंजूर नहीं। इसमें फेरबदल करना है तो फिर जाइए जनता के पास। जनता ही मैनेजिंग ट्रस्टी है ना हम सरकारों की, मालिक कौन है? जनता ही है ना। तो अगर हमको इस डॉक्यूमेंट में जिस आधार पर हमको जनादेश मिला इसमें कोई फेरबदल करना है तो वो जावेद उस्मानी और आलोक रंजन के स्तर पर कैसे हो जाएगा? जनता के बीच हमको जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि मेरे मालिक इसमें फेरबदल कर दूं, मंजूरी लेनी होगी ना। कंपनी में कोई बड़ा फेरबदल होता है भैया ओंकार जी तो एजीएम में जाता है मामला कि नहीं? जाता है ना एजीएम में शेयर होल्डर्स के बीच में। तो सरकार की एजीएम क्या है? जनता। इस देश की शेयर होल्डर कौन है? जनता। अगर हम कोई निर्णायक फेरबदल करना चाहते हैं तो फिर हमको जनता के पास जाना होगा, फिर उसका मैंडेट लीजिए, फिर उसकी सहमति लीजिए। मैं व्यक्तिगत अपने अनुभव से ये बात बता रहा हूं और आपके पक्ष में बोल रहा हूं। जैन साहब, मेरी राय लिख लीजिएगा। ऐसे भंडारों में बाद में पत्थर चलते हैं। जहां 10,000 आदमी को न्योता दे दो, 100 को पूरी खिला के विदा कर दो, बोले अब खत्म हो गई पूरी, वहां बवाल निश्चित होता है। ये जान लीजिए, योजना बड़ी है, ईमानदारी से इसका पालन हो। उत्तर प्रदेश में गरीबी है, वो गरीबी मिटे। 18वीं और 21वीं सदी का जो एक साथ उत्तर प्रदेश में प्रवाह है, लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इनको देखिए और उसके बाद चले जाइए खिमसेपुर, भोगांव, पूरब के कुछ इलाके, ऐसे सैकड़ों नाम मैं ले सकता हूं कस्बों के। 18वीं शताब्दी में लोग रह रहे हैं। ये पीड़ा देता है। ये बदलना चाहिए परिदृश्य, लेकिन इसके लिए नौकरशाही की ईमानदारी चाहिए होगी और नेताओं की दखलंदाजी कम होनी चाहिए। योजना लॉन्च कर दी, मंच पर फोटो खिंच गई, अब नेताओं को दूर रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के स्तर पर इसका नियंत्रण हो, निगरानी हो और अधिकारियों के लिए यह व्यवस्था हो। जो बात गायत्री ने कही, यह बात सर झुकाती है। आज तो बिस्मिल्लाह हुआ, आज ही शिकायत। आपको महोबा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछना चाहिए कि भाई ये क्या हुआ, क्यों आए थे लोग, पूछना चाहिए। लखनऊ के डीएम से पूछना चाहिए कि आज ही विवाद क्यों। ये पैसा गरीब के लिए है तो गरीब के हाथ में जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। रोमाना जी आपका, ओंकार नाथ जी आपका, जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।